हाय एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके अंदर एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। बट जितना भी एग्रीमेंट है ना, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है और सेकंड नंबर पे लीगल ऑब्लिगेशन का होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन होगा तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, बाकी उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। ठीक है। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, एग्रीमेंट के साथ साथ लीगल ऑब्लिगेशन होगा, दोनों चीज़ होगी तो मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलूँगा। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज़ नहीं होगी, एक चीज़ मिसिंग होगी, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट के पास एग्रीमेंट है, पर हर एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन दोनों का होना जरूरी है, तो जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर H के हिसाब से ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है, सेकंड नंबर पे लीगल ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है। अब एग्रीमेंट क्या है, किसको हम एग्रीमेंट बोलेंगे, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। फिर से रिपीट करवाता हूँ कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ होगी, एक एग्रीमेंट और एक क्या होगा, लीगल ऑब्लिगेशन होगा। ये दो होगा तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी मिसिंग होगा तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट किसको कहते हैं, तो एग्रीमेंट सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर E, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। हर एक प्रोमिस और हर एक सेट ऑफ प्रोमिस, मतलब एक से ज़्यादा अगर प्रोमिस हो तो उसको बोलेंगे सेट ऑफ प्रोमिस, जिसके बदले में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलता हो। कंसिडरेशन मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है। सपोज समझ लो कि तुम किसी की शॉप के ऊपर कोई चीज़ परचेस करने के लिए गए, लाइक सपोज समझ लो कपड़े परचेस करने गए। ठीक है। तो वहाँ पे आप उसको ऑफ़र करोगे कि भाई 500 रुपये में कपड़े देने हैं। अगर वो हाँ कहता है, मतलब वो आपके ऑफ़र को क्या कर रहेगा, एक्सेप्ट कर रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, समथिंग इन रिटर्न में क्या होगा, तो सामने वाली जो पार्टी है, जो शॉपकीपर है, उसको 500 रुपये मिलेंगे और आपको क्या मिलेगा, आपको कपड़े मिलेंगे। तो कपड़े आपके लिए कंसिडरेशन है और जो 500 रुपये जो शॉपकीपर को मिले वो उसके लिए कंसिडरेशन है। तो एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। पर हर एक प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस जिसके कारण दोनों पार्टी को क्या मिलता हो, कंसिडरेशन मिलता हो। कंसिडरेशन मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न, उसको क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट बोलेंगे। An agreement come into existence when one party make a proposal means offer and the other party accept। कोई भी चीज़ एग्रीमेंट कब बनेगा, जब एक पार्टी क्या करती हो, वह ऑफर करती हो और सामने वाली पार्टी क्या करती हो, उसको एक्सेप्ट करती हो, तो जो क्या बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा। और उसके अंदर कंसिडरेशन का होना जरूरी है। विदाउट कंसिडरेशन वो एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है। पता चला, सपोज समझ लो तुमने शॉपकीपर को बोला कि 500 में ये वाले कपड़े देने हैं, मीन्स तुमने ऑफर करी 500 रुपीज़ की। अब सामने वाले पार्टी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे को 500 रुपीज़ में देना है, तो एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। आपको 500 रुपये के बदले में कपड़े मिलेंगे और सामने वाले पार्टी को कपड़े के बदले में 500 रुपये मिलेंगे। तो आपके लिए कपड़े कंसिडरेशन है, सामने वाले के लिए 500 रुपये कंसिडरेशन है। यहाँ पे ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस भी था। आपने 500 रुपये में ऑफ़र किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, तो वो एग्रीमेंट गिनेंगे हम उसको। ठीक है। सपोज आपने 500 में उसको बोला और सामने वाली पार्टी है वो मना कर रहेगा कि उसको 500 में नहीं देना है, मतलब आपने ऑफ़र की, सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो एग्रीमेंट नहीं हुआ। एग्रीमेंट में ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस दोनों का होना ज़रूरी है, तो वो एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है। उसके बाद है लीगल ऑब्लिगेशन का होना ज़रूरी है।
The agreement should give rise to a legal obligation that is enforceable by law. If the agreement is not enforceable by law, then it cannot be called a contract. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है. अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, अगर शॉर्ट में समझने जाए ना तो एक लीगल एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी. लाइक फॉर एग्जांपल आप सामने वाले के ऊपर केस वगैरह कर सकते हो, लाइक ऐसा. ठीक है, सपोज समझ लो कि आप कोई होटल वगैरह के अंदर खाने गए. ठीक है, आप खाने गए, आपने उसको पेमेंट वगैरह कर दिया, लेकिन वो आपको खाना नहीं दे रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर केस कर सकते हो. लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई. ठीक है, सपोज समझ लो उसी तरीके से आपके किसी फ्रेंड ने आपको खाने के लिए इनवाइट किया, आप उसके वहाँ गए. सपोज समझ लो उसकी बर्थडे वगैरह, आपने उसको गिफ्ट वगैरह दिया, आप उसके घर खाना खाने गए, खाना ख़त्म हो गया था, तो आप उसके ऊपर केस थोड़ी करोगे. ठीक है, उसी तरीके से अगर आप कोई होटल में खाना खाने गए हो और वहाँ पे स्टार्टिंग में आपने उसको पेमेंट दे दिया, लेकिन आप अंदर गए, खाना खाया, लेकिन खाना था ही नहीं, आपको खाना मिला नहीं, तब उसके ऊपर केस कर सकते हो. मीन्स होटल वाला जो है उसके ऊपर आप केस कर सकते हो, वहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन है. ठीक है, सोशल ऑब्लिगेशन जो होगा ना उसके ऊपर आप केस वगैरह नहीं कर सकते. मतलब सोशल जो ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं ना उसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते हो, तो वो लीगल ऑब्लिगेशन वाला नहीं होता. ठीक है, पता चला. तो लीगल ऑब्लिगेशन का भी होना ज़रूरी है, तो जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब एग्रीमेंट होगा और लीगल ऑब्लिगेशन दोनों होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. अगर दोनों में से कोई एक भी मिसिंग होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अभी कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोग ने देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन का होना ज़रूरी है. बट हम कब बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न अगर कोई चीज़ के अंदर हो ना तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है. अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो लिखने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर एमसीक्यू टाइप के अगर आपको क्वेश्चन पूछने में आते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वैलिड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बनता है. ठीक है, आज कन्फ्यूज़न दूर करते हैं. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है. ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस जो अभी हम लोग ने आगे पढ़ा, एक पार्टी ऑफ़र करेगी, सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करेगी, तो ऑफ़र एंड एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा. मतलब शॉर्ट में बोलना क्या चाहते हैं, एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है. ऑफ़र होगा और सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करेगी. उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, तो इंटेंस टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. लीगल ऑब्लिगेशन के बारे में अपन ने पढ़ा. ये जो दो टॉपिक हम लोग ने ऊपर पढ़े, जिसको हम एग्रीमेंट कहते हैं, जिसको लीगल ऑब्लिगेशन कहते हैं, वो दोनों दो चीज़ा का होना ज़रूरी है तो कॉन्ट्रैक्ट को मैं वैलिड बोलूँगा. अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए. कंसिडरेशन मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न. ठीक है, सपोज समझ लो कि भाई जो हम लोग ने अभी एग्जांपल लिया था कि हम कोई कपड़े की शॉप के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे जाके हम क्या करते हैं कि 500 रुपीज़ का कोई शर्ट या टी शर्ट वगैरह हम लोग परचेज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो 500 रुपीज़ हमने शॉपकीपर को दिया तो वो उसके लिए कंसिडरेशन है, और हमारे को जो टी शर्ट मिला वो हमारे लिए कंसिडरेशन है. अब टी शर्ट परचेज़ वगैरह करना वो तो लॉफुल ही है ना. ठीक है, अब सपोज समझ लो उसके बदले में, अगर सपोज समझ लो हम किसी को 500 रुपीज़ देते और उसके बदले में हम कोई इलीगल आइटम लेते हैं. ठीक है, लाइक दारू वगैरह है, बियर वगैरह जो इलीगल है. अगर हम वो चीज़ परचेस करेंगे तो होगा क्या, हमने 500 रुपीज़ दिया तो सामने वाले को 500 मिला, वो उसका कंसिडरेशन. हम लोग ने जो दारू वगैरह या बियर वगैरह परचेस किया वो क्या हुआ, वो हमारे लिए कंसिडरेशन हुआ, बट ये इलीगल है. तो यहाँ पे जो भी कंसिडरेशन हमारे को मिला वो लॉफुल वाला नहीं है. ठीक है, तो अगर लॉफुल वाला कंसिडरेशन नहीं है तो तेरा कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉफुल कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है. ठीक है, अगर ये सब चीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं अगर वो नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. वैलिड के लिए लॉफुल कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है. अगर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. नेक्स्ट आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट माने क्या, हमारा जो पर्पस है, हमारा जो मकसद है वो लॉफुल होना चाहिए. अगर हमारा इंटेंशन, हमारा मकसद अगर लॉफुल नहीं है तो वो भी क्या हो जाएगा, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. ठीक है, सपोज समझ लो कि तुम शर्ट वगैरह परचेज़ कर रहे हो बरे कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए, तो यहाँ पे जो शर्ट परचेज़ करने का जो तुम्हारा मकसद था वो लॉफुल नहीं है का, ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है का, अनलॉफुल मकसद है का.
ठीक है। इलीगल एक्टिविटी करने के लिए आपने शर्ट परचेज किया हैगा, तो ऐसे वाले सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड कैलकुलेट करने में आएगा, वैलिड कैलकुलेट करने में नहीं आएगा। ठीक है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना, लीगल ऑब्लिगेशन का होना, लॉफुल कंसेशन का होना, लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना, अगर ये सब होगा तो वैलिड होगा। अगर इसमें से कुछ भी नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जैसे अनलॉफुल कंसेशन है या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। कैपेसिटी ऑफ पार्टी का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी पार्टीज़ है ना वो कैसे होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए। मीन्स 18 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए, वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। मतलब वो बोलते हैं ना कि जैसे कि वो चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप सपोज समझ लो छोटे बच्चे के साथ या कोई पागल वगैरह है उसके साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, पता चला। तो आपको किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, कैपेसिटी ऑफ पार्टी। पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब बंदा जो भी है जिसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट कर वो 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, वो चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टी कहते हैं। नेक्स्ट आता है सर्टेनिटी। अब आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, सर्टेनिटी वाला होना चाहिए। सर्टेनिटी मतलब क्या, वो काम होने के फुल चांसेस हो। जैसे सपोज समझ लो कि हम किसी के साथ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि भाई अगर सपोज समझ लो शाम को अगर बारिश गिरेगा तो मैं 500 रुपीज़ दूंगा। ठीक है, क्योंकि बारिश गिरना नहीं गिरना वो सर्टेन नहीं है, वो अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें होने का फिक्स हो ना उसके साथ आज आप क्या कर सकते हो, उसका आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर चीज़ आपकी अनसर्टेन है और तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। क्योंकि वैलिड के लिए तो क्या चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, किसी को डरा धमका के आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल सकता। ठीक है, सपोज समझ लो कि भाई मेरे को कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेनी थी तो मैंने क्या किया कि भाई किसी को इलीगल तरीके से या किसी को डरा धमका के या गन वगैरह बता के उसके पास ही प्रॉपर्टी वगैरह मैंने परचेस कर ली, तो ये तो फ्री कंसेंट नहीं हुआ ना। ठीक है, सामने वाला तो डर के मारे मेरे को उसकी प्रॉपर्टी वगैरह बेच रहा है, तो फ्री कंसेंट का होना ज़रूरी है। ठीक है, समझ पड़ी। अगर फ्री कंसेंट भी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। रिपीट अगेन आपको बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वॉइड के बीच का डिफरेंस अगर आपने समझ लिया ना तो मोस्टली चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। ऑफर एक्सेप्टेंस का होना, लीगल ऑब्लिगेशन का होना, लॉफुल कंसेशन का होना, लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना, कैपेसिटी ऑफ पार्टी का होना, सर्टेनिटी का होना और फ्री कंसेंट का होना, ये 7 चीज़ें होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अगर इसमें से कोई एक भी मिसिंग होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, फ्री कंसेंट के बाद नेक्स्ट आता है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। कॉन्ट्रैक्ट तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हो, रिटन में भी कर सकते हो, लेकिन अमुक चीज़ें ऐसी होती है ना जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपलसरी राइटिंग में होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपको उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाना ज़रूरी है, तभी ये वाला लगेगा। बाकी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन वाला। ठीक है, वो 1 to 7 है क्या, वो इम्पोर्टेंट है। 9th नंबर के अंदर क्या दिया है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, जो चीज़ के बारे में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना वो काम होने का पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, सपोज समझ लो कि कोई इंसान मर गया है, अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरे को 5 लाख रुपए दो, मैं इसको जिंदा कर देता हूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसकी, इम्पॉसिबल है वो। तो ऐसी चीज़ों का आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। वैलिड कब होगा, जब पॉसिबिलिटी हो, तो इम्पॉसिबिलिटी होगी तो वॉइड हो जाएगा। ये 9 चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट वाला है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, या कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं करने में आया हो, कोर्ट के थ्रू वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा तो वैलिड, अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो वॉइड हो जाएगा। लीगल ऑब्लिगेशन होगा तो वैलिड, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगा तो वॉइड हो जाएगा। लॉफुल कंसेशन होगा तो वैलिड, अनलॉफुल कंसेशन होगा तो वॉइड हो जाएगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा तो वैलिड, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा तो वॉइड हो जाएगा। कैपेसिटी ऑफ पार्टी होगा तो वैलिड। बराबर, कैपेसिटी ऑफ पार्टी मतलब क्या, कि 18 साल से ऊपर का होना चाहिए
और बंदा नॉर्मल वाला होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अगर 18 साल से कम वाला है अनसाउंड माइंड के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। सर्टेनिटी का होना ज़रूरी है। सर्टेनिटी होगी तो वैलिड, अनसर्टेनिटी होगी तो वॉइड। फ्री कंसेंट होगा तो वैलिड, फ्री कंसेंट नहीं होगा, डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट करवाने में आया होगा तो वॉइड हो जाएगा। राइटिंग रजिस्ट्रेशन करवाने में किया हुआ होना चाहिए, ये इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है तो वैलिड, और इम्पॉसिबिलिटी है तो वॉइड हो जाएगा। ने नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर अ वॉइड, मतलब कि भाई वो वॉइड डिक्लेयर नहीं हुआ होना चाहिए तो वैलिड, अगर वॉइड डिक्लेयर हो गया तो फिर वॉइड ही होगा। थैंक यू सो मच।